टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इतिहास का एक और प्रैक्टिस सेट। ये छठा प्रैक्टिस सेट होगा। इसके पहले 5 प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। एक और आपको बात बता दें कि ये जो भी प्रश्न हैं, इसके पहले भी मैंने बताया था कि इसी टाइप के प्रश्न बीपीएससी टीआरई 2 के लिए भी प्रैक्टिस सेट कराया गया था। लगभग सब जो है, देखिए ये जो रुक्मिणी पब्लिकेशन की जो भी बुक हैं, तो ऐसा देखने में आ रहा है कि जो भी मतलब इसके पहले वाले जो बीपीएससी टीआरई 2 का जो प्रैक्टिस सेट बनाया था, तो सेम लगभग प्रश्न बहुत कम अंतर है। लगभग उसी प्रश्न को और उसी प्रश्न के साथ इस प्रैक्टिस सेट को ही बनाया गया है। तो इसलिए आपसे कहना है कि आप बीपीएससी टीआरई 2 का जो मेरा ये सब वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि उसमें आपके पास समय चूँकि कम है और अगर वीडियो अपलोड करने में दिक्कत हो रहा है या देरी थोड़ी सी हो रही है, क्योंकि समय का इशू में हमारे साथ भी है, तो आप उस वीडियो को आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और बीपीएससी टीआरई 2 के नाम से वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज वहाँ पे क्लास वाइज वहाँ पे और सब्जेक्ट वाइज वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप उसमें से जा करके और वहाँ से इन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। आपको सब हूबहू ऐसे ही प्रश्न वहाँ पे मिलेंगे। तो आइए देखते हैं और इससे शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है कि भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है। आप जानते हैं कि भारत में जो अशोक स्तंभ का जो संबंध है वो सांची से है, और भारत में शिलालेखों का प्रचलन सबसे पहले अशोक ने ही कराया था। और आपको बता दें कि अशोक मौर्य साम्राज्य के शासक थे, और अशोक के समय मौर्य साम्राज्य के यानी कि मौर्य प्रांतों की संख्या 5 थी। और मौर्य काल में आप जानते हैं कि प्रांतों को चक्र के नाम से जाना जाता था, यानी कि चक्र कहा जाता था। तो सांची का स्थान जो सांची का संबंध अशोक के स्तंभ से है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोदी वंश की नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी गई थी। लोदी वंश यानी कि बहलोल लोदी ने लोदी वंश की नींव रखी थी। बहलोल लोदी ने बहलोली सिक्के का भी प्रचलन किया था, और दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय भी बहलोल लोदी को ही दिया जाता है। इस तरीके से और इसी वंश के एक राजा थे, यानी कि जो आगरा को जिन्होंने अपना राजधानी बनाया था, यानी कि आगरा नगर की स्थापना भी उन्हीं के आगरा नगर बसाने का श्रेय भी उनको जाता है। सिकंदर लोदी नाम था, और सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी आगरा बनाई थी। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके बाद के प्रश्न। अब इसका तीसरा प्रश्न है कि अंतिम मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र को किस वर्ष में अंग्रेज़ों के द्वारा कैद करके उनको रंगून के जेल में बंद कर दिया गया था, यानी कि रंगून जो बर्मा में है। तो 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफ़र जो मुग़ल वंश के अंतिम शासक थे, उनको अंग्रेज़ों ने कैद करके रंगून भेज दिया था, और वहीं पे कैद खाने में ही उनकी मृत्यु हो गई थी 7 नवंबर और 1862 को। तो यहाँ देख सकते हैं कि 1858 में यानी कि 1858 में उनको कैद करके भेजा गया था, क्योंकि 1857 में तो भारत में क्रांति हुई थी, और इसी क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफ़र ने किया था, दिल्ली का नेतृत्व किया था। तो 1858 में उनको जेल भेजा गया था रंगून कैद करके, और 1862 में उनकी मृत्यु हो गई थी 7 नवंबर 1862 को। और नेक्स्ट प्रश्न है कि बताना है कि किस वर्ष में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली आगरा पर कब्जा कर लिया था। देखिए वर्ष यानी कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। तो आप जानते हैं काफ़ी चर्चित ये युद्ध हुआ था, यानी कि पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था 1526 में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और दिल्ली एवं आगरा पर कब्जा कर लिया था। पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था 21 अप्रैल और 1526 को हुआ था, और जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, और इस तरीके से भारत पर मुग़ल वंश का एक तरीके से कहें कि नींव पड़ी थी मुग़ल वंश की। तो इस तरीके से बाबर ने अपने को घोषित किया था, वर्षा घोषित किया, और भारत में मुग़ल साम्राज्य की यहाँ पे नींव पड़ गई, और इस तरीके से भारत पर मुग़लों का शासन हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि साम्राज्य बताना है कि किस साम्राज्य यानी कि इसमें कौन सा ऐसा साम्राज्य था पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे। तो इसका सही जवाब है कि देखिए मौर्य साम्राज्य जो हैं, मौर्य साम्राज्य ऐसा अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन के क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान जो भारतीय महाद्वीप उपमहाद्वीप आते थे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जिसके साम्राज्य का विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा था। मौर्य साम्राज्य की सीमा ईरान से लगती थी, और मौर्य साम्राज्य के जो भी शासक हुए काफ़ी एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रतापी शासक हुए। अशोक भी उसी मौर्य वंश के थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद तक पंच चिन्हित सिक्के चांदी और निम्नलिखित में से किस धातु से बने थे, ये बताना है। तो इसका सही जवाब है कि जो पंच चिन्हित सिक्के जो बने थे, यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद तक, तो वो चांदी और ताम्र धातु से बने होते थे।
और भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे, और जबकि सातवाहनों ने चांदी, तांबे और सीसा के सर्वाधिक सिक्के चलाए, जबकि कांसे के सिक्के का भी प्रचलन था उस समय। इस तरीके से इसमें सही जवाब इसका हो जाएगा, यानी कि इसमें ऑप्शन है कि चांदी और ताम्र धातु के सिक्के बने थे वो। नेक्स्ट है कि बाणभट्ट ने किसकी जीवनी लिखी है। बाणभट्ट जो है कवि थे, तो बाणभट्ट जो है कि वो फैन सॉन्ग जो है कि आप जानते हैं कि बाणभट्ट जो हैं उन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी लिखी थी, और हर्षवर्धन जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में फैन सॉन्ग जो है कि भारत आया था। तो बाणभट्ट वैसी हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, और उन्होंने हर्षचरित्र और कादम्बरी की भी रचना की थी। तो इस तरीके से बाणभट्ट ने ये हर्षवर्धन की जीवनी लिखी थी। सही जवाब इसका ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति के समय जो 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति हुई थी, वहाँ का राजा कौन था। फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 को हुई थी, और वहाँ पे लुई 16वां के शासनकाल में ये क्रांति हुई थी, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब होगा इसके लिए। और 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि सम्राट अशोक के बारे में, यानी कि अशोक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। सम्राट अशोक जो मौर्य वंश के शासक थे, देख सकते हैं कौन सा कथन असत्य है। चाणक्य, इसमें देखिएगा पहला ऑप्शन सही है कि अशोक का संबंध मौर्य वंश से था। चाणक्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है ने अशोक का विरोध किया था। अशोक ने जिस साम्राज्य पर शासन किया था उसकी स्थापना उसके दादा ने की थी, या उपयुक्त में से एक सटीक। इसका सही जवाब है, इसमें से असत्य कथन को बताना है कि इसमें से असत्य कौन था। तो देखिए ये चाणक्य ने उनका विरोध किया था, ये कथन जो है कि ये गलत है, यानी कि ये कथन जो है कि असत्य हैं। और बाकी बिंदुसार का उत्तराधिकारी जो है कि अशोक महान थे, यानी कि बिंदुसार, अशोक के पिता का नाम ये बिंदुसार था, और अशोक ने भारत में शिलालेखों का प्रचलन किया था सबसे पहले। इस तरीके से इसके बाद के प्रश्न हैं कि वर्साय की संधि किस महादेश का मानचित्र बदल दिया था। वर्साय की संधि जो प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति के बाद हुआ था, यानी कि इसमें जर्मनी के साथ काफ़ी अपमान किया था मित्र राष्ट्रों ने। तो जर्मनी के साथ वर्साय की संधि हुई थी 28 जून और 1919 को हुई थी, क्योंकि 1918 तक तो 1914 से लेकर के और 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, और 28 जून 1919 को वर्साय की संधि हुई थी, जिसमें जर्मनी को काफ़ी क्षति उठानी पड़ी थी। तो इसने यूरोप का मानचित्र बदल के रख दिया था। ऑप्शन सी इसके लिए सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तुलसीदास के द्वारा रचित जो रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में कहाँ से प्रकाशित किया गया था, ये बताना है। तो तुलसीदास के द्वारा जो रामचरितमानस की रचना की गई थी उसका पहला जो संस्करण 1810 में प्रकाशित हुआ था वो कोलकाता से किया गया था, जिसको अब कलकत्ता पहले लेकिन अब कोलकाता हो गया है। और गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा जो रामचरितमानस ने लिखा गया था उसके प्रथम संपादक यानी कि हिंदी के आदि जो गद्यकार थे यानी कि पंडित सदल मिश्र थे, और उन्होंने ही सबसे पहले कोलकाता से उसका प्रकाशन किया था। और ये एक हस्तलिखित प्रकाशन था जिसे लिथो प्रिंटिंग की तकनीक इसमें अपनाया गया था। और आप ये भी जानते हैं कि तुलसीदास के विषय में कि तुलसीदास जो हैं कि वो मुग़ल शासक यानी कि अकबर के समकालीन भी माने जाते हैं। नेक्स्ट है कि खिलजी वंश ने कब तक शासन किया था दिल्ली पर, ये बताना है। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से लेकर के और 1320 ईस्वी तक रहा था, और जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की थी। और अलाउद्दीन दिल्ली का पहला शासक था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण भी स्थापित किया था। और अलाउद्दीन खिलजी का बाज़ार नियंत्रण प्रणाली भी काफ़ी प्रसिद्ध है, आप जानते हैं। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है कि 1290 से लेकर के और 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश का शासनकाल रहा था दिल्ली पे। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। सही जवाब क्या है इसमें बता देना है। जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का जो स्थल है यानी कि बुर्ज होम है, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है। इस तरीके से ऑप्शन ई सही जवाब होगा इसके लिए। और बुर्ज होम जो है कि बुर्ज होम के लोग जो है खुरदरे धूसर मृदभांडों का प्रयोग करते थे। और बुर्ज होम का अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ ये मैंने कि बुर्ज वृक्ष का स्थान इसका अर्थ होता है। और यह श्रीनगर के उत्तर पश्चिम में झेलम नदी के तट पर स्थित एक नवपाषाणिक स्थल है, जहाँ युग्मित सौदाह के प्रमाण भी मिले हैं, यानी कि जोड़े में युगल समाधियाँ यहाँ पे मिली हैं, यानी कि जोड़े करके सौदाह के प्रमाण मिले हैं कि एक एक जो है कि कब्र में दो दो व्यक्तियों को वहाँ पे उनका सौदाह किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है।
निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? लोथल, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर भी था, यानी कि ये गुजरात में है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, यानी कि लोथल गुजरात का एक प्रमुख शहर था और ये इसका सही जवाब है। जहाँ पे ये लोथल जो है कि बंदरगाह भी था, जहाँ पे जहाज़ों की यानी कि डॉकयार्ड भी पाए गए हैं। तो इस तरीके से लोथल से कई जो है कि अवशेष भी मिले हुए हैं, जैसे धान और बाजरे का साक्ष्य वहाँ से मिला हुआ है। तो लोथल गुजरात में था, ऑप्शन में नहीं है। इस तरीके से ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि अंग्रेज़ों ने नवाब के कुशासन के बहाने निम्नलिखित में से किस रियासत पर कब्जा कर लिया था? अंग्रेज़ों ने नवाब पर कुशासन का आरोप लगाया था और उसके बाद से जो है कि अवध पर उन्होंने अधिग्रहण अवध का कर लिया था। उस समय जो है कि वाजिद अली वहाँ के शासक थे और चूँकि वाजिद अली अपने साम्राज्य में या अपने राज्य में काफ़ी लोकप्रिय थे, लेकिन उसके बावजूद भी लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में और राज्य को कुशासन के आधार पर उसको विलय कर लिया था अंग्रेजी शासन में। तो इस तरीके से और की शुरुआत में जो राजधानी थी वो फैजाबाद में थी। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ का है, देख सकते हैं कि पलासी के युद्ध के बाद, जो पलासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, तो पलासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसको बनाया गया था? ये प्रश्न है, क्योंकि बंगाल में काफ़ी तख्तापलट हुआ था। नवाबों को अंग्रेज़ अपने हिसाब से या अपने सुविधा के अनुसार से वो चाहते थे कि बंगाल का नवाब वही बने जो अंग्रेज़ों का हिमायती बना रहे। तो पलासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को और उसके बाद से मीर जाफ़र को वहाँ का नवाब बनाया गया था। अब अगला प्रश्न है, यहाँ से देख सकते हैं कि 1751 में ईज सीज ऑफ अकार्ट यानी कि अकार्ट की युद्ध घेराबंदी में कौन विजयी हुआ था? और इसका सही जवाब है कि इसमें अंग्रेज़ विजयी हुए थे, यानी कि सही जवाब है इसका ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं, यानी कि इसके बाद के प्रश्न है कि ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया था? काफ़ी आसान सा प्रश्न है ये। 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था, 19 जुलाई 1905 को। अब ये प्रश्न आता है तो कई बार इसमें 1905 ऑप्शन में सब रहता है, लेकिन वहाँ पे कभी कभी एग्जैक्ट डेट पूछ देता है, तारीख यानी कि। तो आप जान लें कि 19 जुलाई और 1905 को, 19 जुलाई को हुआ था ये, यानी कि 19 जुलाई 1905 को, 19 जुलाई है, 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। और ये प्रभावी कब से हुआ था? तो 7 अगस्त और 1905 को से ये प्रभावी हो गया था। हालांकि बाद में लॉर्ड हार्डिंग के समय में बंगाल विभाजन को रद्द भी कर दिया गया था। इस तरीके से इसके बाद के प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं आप। 89 प्रश्न होगा कि गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द को संदर्भित करता है। गुप्त जब शासन चल रहा था तो उसमें विधि शब्द किसके लिए यूज किया जाता था, किसके लिए प्रयोग करते थे? तो इसमें गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द जो है कि प्रशासनिक इकाई को संदर्भित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। और गुप्त साम्राज्य में सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासक को गोप्ता कहा जाता था, यानी कि गोपना कहा जाता था। सही जवाब इसका ऑप्शन बी में है, प्रशासनिक इकाई थी, विधि शब्द का मतलब था। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत के महाजनपदों के शासक अपने क्षेत्र के, ये बताना है कि अपने क्षेत्र के बताना है इसमें से ऑप्शन में किससे जो है कि वो भाग नामक एक कर यानी कि टैक्स एकत्र करते थे। यानी कि भाग नामक जो कर था वो कौन देते थे? किसान देते थे, चरवाहे देते थे, या फिर शिकारी या फिर शिल्पकारी? इसका सही जवाब है कि किसान जो है, किसानों से भाग नामक एक कर एकत्रित किया जाता था प्राचीन भारत महाजनपदों में। नेक्स्ट है कि अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अवध किसान सभा की स्थापना की गई थी 1920 में। 17 अक्टूबर 1920 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया गया था। और 4 मार्च 1928 को पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की स्थापना किया था और उस आंदोलन को एक नई दिशा दी थी। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो जाएगा अवध किसान सभा की स्थापना जो हुई थी 1920 में हुई थी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। इस तरीके से ऑप्शन ई सही जवाब होगा इसके लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था? अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के मामले में सुभाष चंद्र बोस ही हैं, यानी कि जो 1938 और 1939 में जिन्होंने ये किया था, अध्यक्षता किया था कांग्रेस के अधिवेशन का। और उन्होंने कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया था, यानी कि निर्वाचित होने के बाद भी कुछ विवाद थे। और कांग्रेस के 1938 में हरिपुरा में, यानी कि हरिपुरा गुजरात में है, और उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। फिर 1939 में भी गांधी जी के द्वारा अधिकृत जो पट्टाभी सीतारामैया को पराजित करके
और त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। लेकिन कुछ वहाँ पे कुछ गतिरोध उत्पन्न हुआ था और उसके बाद से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। ये सही जवाब इसका होगा सुभाष चंद्र बोस। और उसी के बाद से उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना की थी 1939 में ही। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि 6 अप्रैल 1919 को बताना है कि किसके विरुद्ध में अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था। 6 अप्रैल 1919 को इसमें अगर देखेंगे ऑप्शन में तो देखिए ये रॉलेट एक्ट ही जो है वो 1919 में हुआ था और उसी के विरोध में पूरा हिंसक एक तरीके से कहा जाए कि अहिंसक प्रतिरोध हुआ था, जिसमें पूरा विरोध किया जा रहा था। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा था भारतीयों ने। और उसी के विरोध में जालियांवाला बाग में एक सभा भी हो रही थी 13 अप्रैल 1919 को, जिस पे जनरल वोडार ने गोली चलवा दिया था। जो जालियांवाला बाग भी रॉलेट एक्ट से ही संबंधित हैं। कैबिनेट मिशन योजना ये बात का है और रॉलेट मार्ले मिंटो सुधार ये 1909 में हुआ था। कैबिनेट मिशन ये जो है कि 1942 का है। और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया था। ये बताना है आपको कि किस अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया था। और इसका सही जवाब है कि इसमें 1813 का जो चार्टर अधिनियम था उसके तहत भारत के साथ व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त किया गया था और उसमें कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार करने के लिए औपचारिक रूप से मान्यता दे दी गई थी। यानी कि ये जो है कि कुछ 1813 के चार्टर एक्ट की कुछ विशेषताएँ थी। सही जवाब इसका ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ से देख सकते हैं कि वर्ष 1878 में ब्रिटिश शासन में निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट अधिनियमित किया गया था, ये बताना है। 95 ये प्रश्न है। 1878 में प्रेस अधिनियम लगाया गया था, यानी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो हुआ था लॉर्ड लीटन के समय में किया गया था, जो ऑप्शन सी में यहाँ पे दिया गया है, यानी कि देसी प्रेस अधिनियम किया गया था, जिसके अनुसार भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए थे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के दौरान। और उसी दौरान एक महत्वपूर्ण बात है कि अमृत बाजार पत्रिका जो थी उन्होंने रातों रात इस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा को बदल दिया था। और ये पहले बांग्ला भाषा में ये इस एक्ट से बचने के लिए रातों रात जो है कि बंगाली से अंग्रेजी में, यानी कि पहले ये जो अमृत बाजार जो पत्रिका थी वो बांग्ला भाषा में छपती थी, लेकिन बाद में जब ये एक्ट लागू हो गया था और जब भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाए जा रहे थे, इससे बचने के लिए बांग्ला से इन्होंने अंग्रेजी में अपने समाचार पत्र को छापने लगे थे, ये अमृत बाजार पत्रिका। नेक्स्ट है कि 1757 में पलासी का युद्ध किसने जीता था। 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ था, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करके पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी गई थी। यानी कि इसमें ब्रिटिश, इसका सही जवाब होगा, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको जीता था और नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे। सर्च लाइट बिहार में एक समाचार पत्र था जिसके संपादक थे मुरली मोहन प्रसाद और 1918 में इसका ये प्रकाशन किया जा रहा था। ऑप्शन सी में आप देख सकते हैं इसको। और नेक्स्ट है कि इसके बाद से सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन 1931 में यानी कि फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। और 1931 में बिहार में समाजवादी दल का गठन गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र, फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा किया गया था। और इस पार्टी के स्थापना का मुख्य उद्देश्य था आर्थिक विकास की प्रक्रिया को नियंत्रित करना और जमींदारों का उन्मूलन, एक तरीके से इसका मुख्य मकसद था। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए में है। और इसके बाद के प्रश्न आप देख सकते हैं कि इसके बाद यहाँ से प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पुस्तक अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जब घटना हुई थी उस समय महात्मा गांधी ने केसर हिंद और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था। यानी कि पूरे भारत में जालियांवाला बाग की जो घटना थी पूरे भारतवर्ष को हिला कर रख दिया था और इस तरीके से पूरे भारतीयों ने इस पूरे भारतीय काफ़ी सदमे में थे और इसी दौरान उन्होंने अपनी इस नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। नेक्स्ट है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। ये 100 प्रश्न है, देख सकते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले इसका सही जवाब होगा। यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में, देखिए ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले भारत सेवक समाज यानी कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। और इसका उद्देश्य नौजवानों को सार्वजनिक जीवन और राष्ट्रवाद के लिए प्रशिक्षित करना था। इस तरीके से आप जानते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी जो है अपना राजनीतिक गुरु भी मानते थे।
नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से कि काकोरी ट्रेन डकैती, जिसका नाम बदल दिया गया है, इसको अब काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है, बताना है कि इसमें किन क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई थी। सबसे पहले आप जानिए कि 9 अगस्त और 1925 को ये घटना हुई थी। काकोरी कांड की जो घटना हुई थी 9 अगस्त 1925 को। लखनऊ के पास एक स्टेशन है, काकोरी स्थान पर है, और इसमें क्रांतिकारियों ने कहें कि रेलवे खजाना को लूटा था उस ट्रेन को, और इस तरीके से इसको काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। इस कांड में अशफाक उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और राजेंद्र लाहिड़ी, सचिंद्र सान्याल आदि शामिल थे। और इसमें फांसी की सज़ा किसको हुई थी, तो राम प्रसाद बिस्मिल को और अशफाक उल्लाह को इसमें फांसी दे दी गई थी। यानी कि ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन ए में सही जवाब दिया हुआ है राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने, और ये अशफाक उल्लाह खान को फांसी की सज़ा दी गई थी। और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये राम प्रसाद बिस्मिल का ही ये नारा था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि इंडिया फॉर इंडियंस किताबें किसने लिखी हैं। इंडिया फॉर इंडियंस किताबें, ये किताब जो है किसके द्वारा लिखी गई हैं, और इसका सही जवाब है CR दास, यानी कि चक्रवर्ती CR दास के द्वारा ये लिखा गया है। चित्तरंजन दास इसका सही जवाब होगा। और इसका प्रकाशन जो है कि 1917 में किया गया था, और चित्तरंजन दास देश बंधु के नाम से भी उनको जाना जाता है। और इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैन अवस्था के बताया कि किसके साथ जुड़ा हुआ है। जैन अवस्था जो है ये जुड़ा हुआ है किसके साथ, आपको बताना है पारसी धर्म है। इसके साथ और भी ऑप्शन है, आप देखिए यहाँ से, और इसका सही जवाब है कि वो जोरोस्ट्रियन ये जो धर्म है, यानी कि पारसी धर्म से जुड़ा हुआ है। और इसमें नेक्स्ट इसका प्रश्न देख सकते हैं आप यहाँ से कि अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपतियों के सबसे प्रसिद्ध भाषणों में से एक, यानी कि दी गेटिसबर्ग एड्रेस है, उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने यह महत्वपूर्ण भाषण दिया था। और सही जवाब इसका है कि इसमें सही जवाब है कि अब्राहम लिंकन जो हैं कि ने इस भाषण को दिया था। आप जानते हैं कि अब्राहम लिंकन 1861 से लेकर के 1865 तक अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति के रूप में चयनित हुए थे। तो इस तरीके से 1 जनवरी 1863 को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन भी किया था, और 1861 से लेकर 65 के बीच में अमेरिका में गृह युद्ध भी छिड़ गया था। तो इस तरीके से सही जवाब है कि इन्होंने जो है, अब इसके विषय में सुन लीजिए कि अमेरिका 14 नवंबर 1863 को अमेरिका के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने जो है कि पेंसिल्वेनिया में गेटिसबर्ग के राष्ट्रीय कब्रिस्तान के आधिकारिक समर्पण समारोह में सिविल वार की सबसे खूनी और सबसे निर्णायक लड़ाई में से एक की साइट पर टिप्पणी की है, जिसे यानी कि गेटिसबर्ग संबोधन के रूप में भी जाना जाता है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्रीडम ट्रेल एक 2.5 मीटर लंबी दर्रा है जो अमेरिकी क्रांति को बेहतर तरीके से दर्शाता है। आपको यह प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मार्ग किस अमेरिकी शहर में मिलेगी। यानी कि बताना है कि जो फ्रीडम ट्रेल हैं ये किस अमेरिकी शहर में है या इसे बनाया गया है। तो उसका सही जवाब है कि देखिए, ये अमेरिकी क्रांति को एक बेहतर तरीके से दर्शाता है। यानी कि जो फ्रीडम ट्रेल है, यानी कि एक लंबा दर्रा है, 2.5 मीटर लंबा है, 2.5 मील जो है लंबा है, और यह आपको मिलेगा मार्ग बोस्टन अमेरिकी शहर में मिलेगा ये। यानी कि बोस्टन टी पार्टी का संबंध भी अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से रहा है। सही जवाब इसका ऑप्शन बी में दिया हुआ है, बोस्टन में मिलेगा ये। और नेक्स्ट प्रश्न है कि पॉल रेबरे ब्रिटिश के विरुद्ध अमेरिकी क्रांति में लड़ने वाले एक देशभक्त थे। उस शहर का नाम क्या है जहां वह रहते थे और जहां उनकी मृत्यु हुई। पॉल रेबरे का घर अभी भी इस शहर में स्थित है। बताना है कि ये कहाँ है। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए है, यानी कि बोस्टन में भी, यही बोस्टन से भी संबंधित है, बोस्टन में इसका घर अभी स्थित है। और किस भारतीय नेता का गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में बहुत ही बड़ा हाथ रहा था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जवाहरलाल नेहरू इसमें सही जवाब होगा, क्योंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू का उसमें बहुत योगदान था। जवाहरलाल नेहरू के दौरान जो है के साथ साथ इनमें और भी प्रधानमंत्री थे, जैसे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे डॉक्टर सुकर्णो, मिस्र के राष्ट्रपति थे अब्दुल नासिर, और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे मार्शल टीटो। तो इस तरीके से इसमें इन 3-4 व्यक्तियों का काफ़ी अच्छा एक तरीके से कहें कि काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा था, जिसके फलस्वरूप गुटनिरपेक्ष आंदोलन बना था। 1949 इसका 1955 में जो है कि एक सम्मेलन हुआ था, और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला जो सम्मेलन हुआ था
61 में हुआ था, बेलग्रेड में सम्मेलन हुआ था। यानी कि पहला सम्मेलन 1961 में ही था और 1955 में जो है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की रूपरेखा को तैयार किया गया था। इस तरीके से जवाहरलाल नेहरू इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि उपनिवेशवाद का अंत किसके प्रयत्नों से संभव हुआ? उपनिवेशवाद का अंत जो है यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयत्नों से संभव हुआ था। और आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हैं और इसके 2 प्रश्न और इसमें है, देख लीजिएगा। श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति कब समाप्त की गई थी? और इसका सही जवाब है कि 1974 में इसे समाप्त किया गया था श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति को। और श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति नस्लवादी ऐतिहासिक नीतियों का एक समूह था और इसका उद्देश्य था एंग्लो सेल्टिक बनाने के लिए गैर यूरोपीय जातियाँ मूल यानी कि जो यूरोपीय जाति के मूल के लोग थे, विशेष रूप से एशियाई और प्रशांत द्वीप वासियों को 1901 से ऑस्ट्रेलिया में प्रवास को रोकना था, इसका मुख्य मकसद था। और 1974 में इसे समाप्त कर दिया गया था, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। और इसका आखिरी प्रश्न होगा आज के लिए कि लंबी छलांग योजना क्या है, इसे कब और कहाँ से शुरू किया गया था, ये बताना है। तो लंबी छलांग योजना जो है चीन को तेज़ी से औद्योगिकरण के लिए प्रेरित करने की एक नीति थी और इसे लागू किया गया था 1958 में। और तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे माओ त्से तुंग, इन्होंने इसको लागू किया था। सही जवाब इसका ऑप्शन सी में है, यानी कि तेज़ी से औद्योगिकरण के प्रेरित करने की नीति थी 1958 में से लागू किया गया था। तो ये छठा जो है कि प्रैक्टिस सेट था हिस्ट्री का। इसके बाद के और भी प्रैक्टिस सेट हैं, बहुत जल्द उसको भी अपलोड किया जाएगा। चैनल पर बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हाँ, इसका टेलीग्राम की बात है कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि टेलीग्राम पर इसका लिंक मिल जाएगा, यानी कि इसका जो PDF मिलेगा वो हमारा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है और आप चाहें तो टेलीग्राम पे से ढूंढ सकते हैं। TMC नॉलेज के नाम से ही वहाँ पे टेलीग्राम चैनल भी हैं और वहाँ पे आप इसको जाके यहाँ इसका PDF इसमें हम डाल देते हैं, उसको दे सकते हैं यहाँ से।